हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता देता हूँ, ये पहले सब्जेक्ट हमारे सेम 4 में हुआ करता था, पर अब सेमेस्टर 3 में हो गया है। डिट्टो सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं करा गया है, A to Z है। और इस वीडियो में हम लोग सारे वो टॉपिक कवर करेंगे जो फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक का इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे। और इस पेपर में भी लगभग वो सारे टॉपिक पूछे गए हैं, तो आपका फर्स्ट से लेकर 5th यूनिट तक का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसी से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सारे नीचे लिखे हुए हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं कि हाँ पूरा है। अब यहाँ पे मास्टर टॉपिक मैंने क्यों लिखा है वो भी बता देता हूं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अप्रेजल जो है वो बार बार कहीं ना कहीं पूछा गया है। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था वो यहाँ पे हमें सेक्शन 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही था। अब सेक्शन सी में भी ये घूम फिर के फिर से आता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, और उसके साथ उसमें डिफरेंशिएट पूछा गया है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। पीएमएस का मतलब होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पीएमएस क्या है। अब बताना है कि पीएमएस क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज नोटिस करते हुए दिख रही होगी कि आप अगर इसको लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं, इसी का डिफरेंस हमें सेकंड क्वेश्चन में बताना रहेगा, मतलब इसका जो सेकंड है। और आगे फिर पूछ रहा है कि इसमें स्टेप्स बताइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, तो आप कहीं ना कहीं पूरा ही टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ स्टेप्स पढ़ेंगे या उसका मीनिंग पढ़ेंगे या उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो पढ़ेंगे, तो पूरा ही पढ़ेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट पूछे गए। तो अगर वो आप 5-6 टॉपिक्स पे ध्यान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा ही सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं कि होता क्या है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है पहले ये समझते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसे कहते हैं एम्प्लॉय ने जॉब में कैसा काम किया, मतलब उसका एवोल्यूशन, मतलब उसने कैसा काम करा, उसकी परफॉर्मेंस देखना। ये मोस्टली पास्ट परफॉर्मेंस देखता है। और दूसरा हमारा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, मतलब उसका प्लान, उसका मॉनिटर और उसका इंप्रूव करना। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और इसमें फ्यूचर इंप्रूवमेंट में फोकस करा जाता है कि एक तरीके से उसको नेक्स्ट मंथ का जो टारगेट दिया गया या वो उसने किस तरीके से काम किया या उसमें क्या इंप्रूव देखने को मिला, इसकी बात करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, मतलब बता रहा है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये समझते हैं। जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ये ईयरली होता है या फिक्स टाइम पे होता है, पर जब हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना होता है तो ये कंटिन्यूअस होता है। पहले ही बताया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है ये। फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग, जैसे कोई रेटिंग देते हैं या मार्क्स देते हैं, ठीक। पर जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम उसका देखते हैं गोल और डेवलपमेंट, कि उसने पहले काम कैसे करता था, अब क्या कर रहा है और आने वाले समय में क्या उसमें इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, ये देखा जाता है। फिर आता है हमारा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है। इसमें HR एक्टिविटी इंक्लूड होती है। और जब हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करी जाती है तो इसमें मैनेजर प्लस सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स के द्वारा देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जब परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। पहला स्टेप जो हमारा होता है स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे गोल्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसको कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया या गोल बनाया, जो एम बनाया है जिसको हम अचीव कर सकें। दूसरा हमारा स्टेप होता है एम्प्लॉयज को बताना, मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको क्लियर करना। तीसरा हमारा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना, जो हमने अभी तक का परफॉर्म करा उसका डेटा निकालना या ऑब्जर्वेशन करना, ठीक। फोर्थ हमारा होता है कंपेयर करना, मतलब उस जो भी परफॉर्मेंस थी उसको पहले और बाद में जो अब आई है उसको कंपेयर करना, या जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उससे कंपेयर करना कि हम वो गोल के कितना पास तक का पहुंचे या कितनी दूर रह गए या उससे अच्छी परफॉर्मेंस मिली। फिर क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक डिस्कशन करते हैं। इसमें अप्रेजल मीटिंग होती है, उसमें हम लोग फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं कि अब क्या सुधार कर सकते हैं, किस चीज़ की कमी रह गई, इन सारी चीज़ों पर बात करी जाती है। फिर होता है फिर उस पर एक्शन लेना, अगर किसी चीज़ की कमी रह गई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, जिसमें हमारा देखा जाएगा कि अगर कमी रह गई है तो ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा काम करा है जो उम्मीद से भी अच्छा काम है उसमें प्रमोशन होगा, ठीक है। फिर सैलरी डिस्कशन होगा, ये सारी चीजें। पीएमएस में चैलेंजेस क्या होते हैं, 22 प्रॉब्लम। इसमें होता यह है कि कई बार फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, या ऐसा होता है कि लोगों के पर्सनल ओपिनियंस भी चले जाते हैं, तो कभी मैनेजर फेयर डिसीजन नहीं देता है या पर्सनल लाइक डिसलाइक आ जाते हैं। एग्जांपल ऐसे समझो कि जो एम्प्लॉइज फ्रेंडली है उसको एक्स्ट्रा रेटिंग मिलती है, और जो थोड़ा रूड है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है या अपने काम से मतलब रखता है उसको अच्छी रेटिंग नहीं मिल पाती है। दूसरा हमारा होता है गोल क्लियर। जब गोल क्लियर नहीं होते, लैक ऑफ गोल क्लियर, इसमें ये होता है कि अगर गोल कंफ्यूजिंग हो तो एम्प्लॉयज को समझ नहीं आता है एग्जैक्टली करना क्या है। तीसरा हमारा आता है सॉरी टाइम कंज्यूमिंग में ये होता है कि मैनेजर को लगता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मीटिंग्स, फीडबैक्स, ट्रैकिंग में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए वो कई बार वो चीज़ें नहीं करता है जो कि रियल वर्क में काउंट होना चाहिए। आगे हमारा रेजिस्टेंस, एम्प्लॉयज को लगता है कि अप्रेजल में नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, इसलिए वो
इसको सीरियसली ही नहीं ले पाता है। किसको सीरियसली नहीं ले पाता है? हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। पीएम की वजह से बार बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हिट कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी। पीएम मतलब यहाँ पे पीएमएस मतलब फिर से वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपको इतना याद रखना है बेसिकली बस। आगे आ चुके हैं हम लोग अपने मास्टर टॉपिक 2 पे। मास्टर टॉपिक 2 में क्या है ये समझते हैं। मास्टर टॉपिक 2 है हमारा टेक्निक्स ऑफ अप्रेजल, और 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें कौन से क्वेश्चंस कवर करे गए थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का भी कवर करा गया था, जिसमें पूछा गया था टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और दूसरे में पूछा गया था एवल्यूट 360 डिग्री फीडबैक एज अ टेक्निक। ठीक, शुरू करते हैं कि क्या होते हैं दोनों चीजें। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक क्या होती है उस पर पहले बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक का मतलब होता है परफॉर्मेंस चेक करने के मेथड्स। कई सारे मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, इसे ओल्ड स्टाइल भी कहते हैं। इसमें क्या करते थे? रैंकिंग देते थे। एम्प्लॉयज को बेस्ट टू वर्स्ट अरेंज करा जाता था, मतलब सबसे अच्छे से लेके सबसे बेकार तक का। फिर क्या करते हैं? ग्रेडिंग, मतलब ABC जैसे होता है ना, A+B+, वैसे ही, मतलब A अच्छा, B थोड़ा कम अच्छा, C उससे कम अच्छा, ऐसे करते करते। फिर चेकलिस्ट देते थे। चेकलिस्ट में क्या होता था? यस नो टाइप करना होता था कि ऐसे यस नो बना हुआ है हर सबके नाम पे, ठीक है, ये वाई के लिए, ये नो के लिए, और यहाँ पे नाम्स लिखे हुए हैं आगे। ठीक, ये राहुल के लिए हो गया, ये राम के लिए हो गया। तो इसमें चेक करते थे कि ये अच्छा था यस, ये अच्छे नहीं थे तो इस पे नो। तो ऐसे करके हम लोग चेकलिस्ट करते थे। फिर आता है हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है कि स्केल पे रेटिंग दिया जाता है कि मान लीजिए इसी में ही समझ लो आगे, इसके सामने रेट करना होता था कि इस यहाँ पे टास्क जैसे काम की, इसने ये काम अच्छा करा, ठीक है, मान लो ये कोडिंग में है, और यहाँ पे इसको मान लो टीम लीड करनी हो, TL। तो इन्होंने टीम लीड ज़्यादा अच्छा करा, और सॉरी इसमें चेकलिस्ट नहीं, सॉरी, इसमें क्या करते थे कि रेट करते थे कि इसने कोडिंग कैसी करी, 4 करी, और टीम लीड 5 करी। तो 1 से 5 तक का होता था रेट करना, जैसे मूवीज को रेट करा जाता है। और यहाँ पे इसको जैसे दिया गया कि 4.5 इसने ये काम करा, 4.5 इसने ये काम करा, तो ऐसे करके रेट करा जाता था। फिर हमारा आता है मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में ये होता है, जैसे पहले चेक करा जाता है MBO, मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि गोल बेस्ड परफॉर्मेंस, जो भी हमने गोल सेट करा या ऑब्जेक्टिव सेट करा या एम सेट करा, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसको फिर चेक करा जाता है। दूसरा हमारा आता है असेसमेंट। असेसमेंट सेंटर्स में ये होता है टेस्ट करा जाता है, ग्रुप टास्क दिए जाते हैं, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखा जाता है। फिर आता है हमारा 360 फीडबैक। 360 फीडबैक क्या होता है? इसमें हम लोग मल्टीपल पीपल से फीडबैक लेते हैं, ठीक है, आपके टीम लीडर से ले सकते हैं, मैनेजर से ले सकते हैं, टीममेट्स से ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि इसको क्या प्रमोशन करना है, या यहीं रखना है, या डिमोशन करना है, या किसी और उसमें डिपार्टमेंट में भेजना है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं हम लोग 360 डिग्री फीडबैक पे। 360 फीडबैक मतलब ये एक इंपॉर्टेंट अलग से ही टॉपिक है। 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है अब ये समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 360 डिग्री फीडबैक में इंप्लॉइज का रिव्यू सिर्फ मैनेजर नहीं करता है, बल्कि इंप्लॉइज के अराउंड जो लोग भी काम करते हैं उनसे ये फीडबैक लिया जाता है। ठीक, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है कि जहां पे भी इंप्लॉइज काम करता है, उसका टीम लीडर हो, मैनेजर हो, उसके साथ वाले काम करने वाले, वो सारे लोग उसको रिव्यू करेंगे, फीडबैक करेंगे। ये हमारा होता है 360 डिग्री फीडबैक। कौन कौन फीडबैक दे सकता है ये अब अच्छे से समझ लो, लिख सकते हो वहां पे। सुपरवाइजर दे सकता है, कलीग्स दे सकते हैं, जूनियर्स दे सकते हैं, क्लाइंट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे लोग, और सेल्फ फीडबैक भी होता है जिसे सेल्फ अप्रेजल भी कहते हैं। तो ये सारे लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं, मतलब या जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं उसको फीडबैक दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ये होते हैं, इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस का रियल पिक्चर मिलता है, सिर्फ मैनेजर ओपिनियन पे डिपेंड नहीं होता है, इंप्रूवमेंट एरियाज क्लियरली मिल जाते हैं। अब जो आपके साथ कोई काम करता है वो उसको पता है कि आप कहाँ पे किस जगह पे कितना अच्छा काम कर सकते हैं, या कोई आपके वीक पॉइंट्स है, तो वो सारी चीजें पता चलती है, तो आप उस पर भी काम करके वो स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है वो समझते हैं। टीम में फाइट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई मैंने तेरे बारे में अच्छा कहा, तूने मेरे बारे में अच्छा नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती टूट सकती है, एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस है ये, ठीक, छोटा काम नहीं है, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि सबसे रिव्यू लेना, सबसे पूछना, और उसमें भी कौन कितना लंबा रिव्यू दे रहा है, क्या किस बारे में बात कर रहा है, तो सारी चीज़ें। तो एक टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कभी कभी इसमें क्या होता है, फीडबैक भी हो सकता है। अभी बताया ना, एक दोस्त ने बोल दिया कि यार मैंने तेरा अच्छा दिया, तूने मेरा अच्छा नहीं दिया। अब यहाँ दोनों दोस्तों ने इंतजाम कर लिया कि भाई मैं तेरे लिए अच्छा बोलूंगा तो मेरे लिए अच्छा बोलना। तो यहाँ पे ये एक चीज देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, हमारा नेक्स्ट मास्टर टॉपिक 3 जो आता है, जो क्वेश्चन कवर करेगा 1 और 5 और हमारा मास्टर टॉपिक 3 ये है बैलेंस स्कोर कार्ड, BSC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूछा गया था, पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, और दूसरा पूछा गया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ BSC, राइट डाउन बेनिफिट्स। अब अगर तुम्हें बेनिफिट्स मालूम है, सीधी बात, अगर तुम्हें बेनिफिट्स मालूम है तो वही चीज तो एडवांटेज होती है, कोई अलग चीज थोड़ी ना होती है। तो शुरू करते हैं
कि क्या होता है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा टूल है जो कंपनी को बोलता है सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जिसमें फाइनेंस होता है, कस्टमर होता है, इंटरनल वर्क होता है, एम्प्लॉयज लर्निंग होता है, सबको बैलेंस करके देखना होता है। और ये दिया किसने था? हमारे कैपलन एंड नॉर्टन साहब ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस पे 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसको समझते हैं। पहला इसमें होता है हमारा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में होता है कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है, मतलब उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है और रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये देखा जाता है। फिर आता है हमारा कस्टमर। कस्टमर क्या कहता है, मतलब कस्टमर का मतलब क्या कहता है, कस्टमर खुश है या नहीं है, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन देखा जाता है। और सेटिस्फैक्शन का पता चलता है अगर वो कस्टमर हमारे पास फिर से हमसे सामान लेने आ रहा है या सर्विस लेने आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट लेने आ रहा है या सर्विस लेने आ रहा है। तो ये चीज़ देखी जाती है कि अब तो ऑनलाइन में देख लिया जाता है कि वो फीडबैक कैसा दे रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो बहुत वन टाइम होती हैं, तब तक ट्रेंड चला जाता है। कई टीवी अब डेली नहीं खरीदी जा सकती ना, टीवी आप सालों में खरीदते हैं, 10 सालों में खरीदते हैं। तो क्या पता कस्टमर को वो चीज़ अच्छी लगी हो, अब जो यूनिट वो अच्छी लगी हो, उसके बाद जो 10 साल 15 साल बाद खरीदे, तब टेक्नोलॉजी बदल जाए, वो आपके पास ना हो किसी और के पास हो, तो हो सकता है वो चीज़ उसको तब अच्छी लगी हो। तो सेटिस्फैक्शन लेवल ऐसे भी चेक करा जा सकता है अब तो। और रिटेंशन मतलब होता है कि कस्टमर का वापस आना, ये बताता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी वो वापस आया है। अब फॉर एग्जांपल इसमें भी ये चीज़ समझ लो कि जैसे आप किसी होटल जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं या ढाबा जाते हैं, कहीं भी खाने जाते हैं, तो अगर आपको कहीं का अच्छा लगता है तो आप बार बार वहीं जाते हैं कि वहाँ का आपको टेस्ट अच्छा लगने लगता है, लोगों को सजेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर आता है इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में होता है कंपनी का काम सिस्टम फास्ट और क्वालिटी में हो रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। मतलब कंपनी का काम कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है कि धीरे हो रहा है, क्वालिटी देखी जाती है, अच्छी आ रही है नहीं अच्छी आ रही है। ठीक, और इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे उसमें देखा जाता है एरर कम हो रहे हैं, डिलीवरी फास्ट हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एग्जांपल समझ लो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एरर कम से कम होना चाहिए। और अगर हमको कोई सर्विस है, जैसे हमें डिलीवरी करनी है, अगर आपको पता होगा कि मीशो या अमेजोन कोई भी ऐप होता है, तो एक सडन कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे देता है कि इतने जनवरी तक का आ जाएगा आपके पास, 25 जनवरी तक का प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। पर वो क्या एक एक्सपेक्टेड डेट दे देते हैं, पर वो प्रोडक्ट हमेशा पहले ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो लेट हो जाते हैं, उसके लिए वो अपनी तरफ से जो भी है वो वही तो चेक करना होता है ना कि कितना रिलायबल है वो सर्विस देने में। ठीक, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ है हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रो कर रहे हैं या नहीं, मतलब उनका मोराल कैसा है, डाउन है नहीं है, मोटिवेशन कैसा है, ठीक है, अप है, लो है, ये सारी चीज़ें, कि उनकी ट्रेनिंग पे कैसा काम करा जा रहा है, उनकी स्किल्स पे कैसा काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करा जाता है। फिर आते हैं हम लोग एडवांटेजेस और बेनिफिट्स में। इसमें क्या होता है कि स्ट्रैटेजी और डेली वर्क कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजी और डेली वर्क कनेक्ट होता है। दूसरा हमारा होता है परफॉर्मेंस को ओवरऑल मेजर करना। ओवरऑल मेजर करना मतलब जो अभी ऊपर देखा था ना हमने कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं देनी है कि हमारा फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, हमें सब कुछ देखना है कि हमारा फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, इंटरनल प्रोसेस कैसा चल रहा है, कस्टमर कैसा चल रहा है, सारी चीजें लेके चलनी होती है। इससे और एडवांटेज और बेनिफिट क्या निकलता है कि इसमें कम्युनिकेशन क्या होती है, बेटर होती है, और प्रोजेक्ट डिसाइड करने में इजी होता है। तो ये कुछ हमारे बेनिफिट्स और एडवांटेज हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमारा आता है मास्टर टॉपिक 4। मास्टर टॉपिक 4 में देखा जाएगा कि कंपेटेंसी मैपिंग क्या होती है, और इसमें 3 क्वेश्चन कवर करे गए थे, और जिसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो 7-7 नंबर, सॉरी इस वाले पेपर में तो 10-10 नंबर के लिए थे, पर अब जो आने वाला AKTU का एग्जाम होता है लास्ट ईयर से, जब से BMB की सीरीज आई है तब से 70 नंबर का होने लगा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पूछ रहा है व्हाट इज कंपेटेंसी मैपिंग। दूसरा पूछ रहा है लिंकेज ऑफ कंपेटेंसी मैपिंग विद करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल मेथड ऑफ कंपेटेंसी मैपिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर। तो नंबर HR के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से नंबर निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। कंपेटेंसी मैपिंग का मतलब होता है किसी जॉब के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं या कौन सी क्वालिटी जरूरी है, ये आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें कंपेटेंसी में आता है जैसे नॉलेज, किसकी कितनी नॉलेज है, उसको कौन सी स्किल्स आती हैं, एबिलिटी क्या है, या बिहेवियर क्या है, मतलब काम को लेके उसका एटीट्यूड कैसा रहता है। एग्जांपल मतलब होता है कि सेल्स जॉब में कंपेटेंसी एग्जांपल समझते हैं इसका कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अगर अच्छी होंगी तो वो सेल्स नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती है सेल्स में। कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर कि कन्विंस कर सके, ठीक है, अपनी बातों में उसको मैनिपुलेट कर सके। प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है या जो सर्विस बेचने जा रहा है तो उसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए जिस बारे में वो बता सके उसको। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जिसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। ठीक, और इसमें आगे बढ़ते हैं जिसमें होता है मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मेथड्स होते हैं हमारे जैसे कि इंटरव्यू,
ठीक, टॉप परफॉर्मेंस से बात करके पता करते हैं कि सक्सेस का रीजन क्या है। ठीक, हम लोग इंटरव्यू लेंगे जैसे मतलब कि किसी ऐसे इंसान का जो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हो या उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुका हो। इसमें हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चनरीज का, कि क्वेश्चनरीज में ये करते हैं एम्प्लॉयज से फॉर्म फिल करवाते हैं जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। इसमें क्या होता है कि रियल इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हैं कि कब एम्प्लॉय ने बेस्ट परफॉर्म किया या कब एम्प्लॉयज ने अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूव करने की कोशिश करी या कब एम्प्लॉयज की हमारी परफॉर्मेंस जो हम चाहते थे वो मिली कि नहीं मिली, ये सारी चीजें, जैसे कि वो कब फेल हुआ। ठीक है, उससे कंपेटेंसी हम लोग निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का थर्ड जो आता है हमारा लिंकेज, मतलब करियर डेवलपमेंट और सक्सेशन प्लानिंग से रिलेशन। जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे जो मैंने बताया था कि क्या होता है जब उसको हम लोग निकालते हैं मतलब लिंकेज ढूंढते हैं कि कंपेटेंसी मैपिंग की करियर डेवलपमेंट से या सक्सेशन प्लानिंग से, कि उसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ। तो इसमें क्या होता है, करियर डेवलपमेंट में क्या होता है, कंपेटेंसी मैपिंग से एम्प्लॉयज को पता चलता है कि नेक्स्ट लेवल के लिए मुझे क्या स्किल इंप्रूव करनी है। ठीक है, उनको फिर हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और उनके लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखते हैं। तो ये कंपनी का काम होता है कि उसके लिए कंपनी ट्रेनिंग दे, या जो भी उसकी स्किल्स की जरूरत है वो सिखाए, या जो भी उसको जिस चीज़ पे उसको अपने वर्क करना है, कॉन्फिडेंस पे करना है, स्किल्स पे करना है, नॉलेज पे करना है, वो सारी चीज़ें कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग में ये होता है कंपनी को पता चलता है कि फ्यूचर में मैनेजर का रिप्लेसमेंट कौन बन सकता है। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, मैनेजर से भी पहले एक टीम लीडर भी रखा जाता है। टीम लीडर आपस में ही चुने जाते हैं, कई बार मैनेजर की तरफ से भी चुना जाता है, बॉस की तरफ से भी चुना जाता है। उसका काम एक्चुअल में ये होता है कि एक तरीके से क्लास में जैसे मॉनिटर नहीं होते थे हम लोग के, वैसे काम करता है। वो सबको मैनेज करना, सबको क्या काम है वो बताना, क्या रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सारी चीजें, सबका एक तरीके से डाटा निकालना, फिर वो मैनेजर से बात करता है, ये सारी चीजें। तो एक तरीके से वो मैनेजिंग का ही काम करता है, बट वो मैनेजर नहीं होता है, पूरा मैनेजर का काम नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करता है। तो ये एक तरीके से हमारा रिप्लेसमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है, या क्या टीम संभालने के काबिल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो फ्यूचर में मैनेजर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या क्या हमारे मैनेजर का रिप्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो एम्प्लॉय के पास रिक्वायरमेंट कंपेटेंसी होती है वो सक्सेसर बन सकता है या नहीं, ये देखा जाता है। क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझ लो, कंपनी को पता चलता है कि फ्यूचर में मैनेजर का रिप्लेसमेंट कौन बन सकता है। जो एम्प्लॉय के पास रिक्वायरमेंट कंपेटेंसी होती है वो सक्सेसर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये हमारा होता है सक्सेशन प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा टॉपिक आता है फिफ्थ, मास्टर टॉपिक। इसमें क्या होता है, कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। इसमें भी 3 क्वेश्चन कवर करे गए थे जिसमें 2 क्वेश्चन बड़े थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 2 नंबर के लिए था उसमें पूछा गया था डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपेंसेशन सिस्टम। अगर आप कंपनसेशन सिस्टम जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव उसका लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपनसेशन सिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर आप कंपोनेंट जानते हैं या कंपनसेशन सिस्टम जानते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव अपने आप लिख देंगे। और उसी के बाद अगला जो हमारा जो इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा वो हमारा रहता है रिवॉर्ड सिस्टम। अब फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस पूछा गया था रिवॉर्ड सिस्टम का, तो चलते हैं इसी के साथ शुरू करते हैं। कह रहा है कि कंपनसेशन क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कंपनसेशन क्या होता है उस पर चलते हैं पहले। कंपनसेशन होता है हमारा मतलब होता है एम्प्लॉय को जॉब के बदले जो टोटल पेमेंट मिलता है उसे कंपनसेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि सैलरी होता है, अलाउंस होता है, बोनस होता है, बेनिफिट्स होते हैं जैसे पीएफ और इंश्योरेंस। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि ऑब्जेक्टिव कह लो या फंक्शंस ऑफ कंपनसेशन कह लो, दोनों एक ही बात होती है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इक्विटी मतलब फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब जितना वो काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। ठीक, फिर आता है हमारा रिटेंशन, दूसरा पॉइंट। रिटेंशन में ये होता है एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के ना जाए। ठीक है, एम्प्लॉय को कंपनी में बना के रखना है, तो एचआर का काम ये होता है कि उसको ऐसे ऑफर करना, अगर वो स्किलफुल है आपके काम आ रहा है तो उसका रिटेंशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आपने रिटेंशन वर्ड आईपीएल में भी सुना होगा, रखा इसलिए जाता है क्योंकि रिटेंशन प्लेयर्स करे जाते हैं जो कि परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी होती है या जिनका देखा जाता है कि टीम को लेके उनका विजन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद वो प्लेयर टीम में रखा जाता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी देखा जाता है रिटेंशन के लिए, पर ये बात ओपनली नहीं बोल सकते, आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। तो रिटेंशन में फेवरेटिज्म भी होता है पर ये लिख नहीं सकते हो, ये इंटरनल बातें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें थर्ड होता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, सैलरी प्लस रिवॉर्ड से एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तो ये मोटिवेशन का भी काम करता है। ये हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। फोर्थ इसका समझ लो कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस में क्या होता है, कंपनी लॉज फॉलो करने, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करती है। एक मिनिमम वेजेस एक्ट आता है जिसको वो फॉलो करना पड़ता है हर कंपनी को, तो वो सारी चीजें कंपनीज लॉज भी फॉलो कर लेती हैं इसी लगे हाथ, और एम्प्लॉयज भी इससे खुश रहता है। फोर्थ आता है हमारा कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब होता है कंपनी लॉज फॉलो करने, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना भी होता है, तो ये क्या होता है हमारा कंप्लाइंस। आगे बढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंपनसेशन के, जैसे फिक्स्ड पे, बेसिक सैलरी और डीए, इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड पे।
फिर हमारा आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस में हमारा आता है एचआरए आता है, कन्वेनियंस आता है, मेडिकल आता है। फिर आता है हमारा इंसेंटिव या परफॉर्मेंस पे। इसमें क्या होता है, बोनस आता है, कमीशन आता है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में होता है पीएफ, ग्रेट्युटी और हमारा इंश्योरेंस। फिर उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ मास्टर टॉपिक। इसमें कह रहा है कि हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स बताने हैं। इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे और एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर का भी था। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल भी देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई एम 100% डैम श्योर फॉर दिस टॉपिक। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होती हैं? इसका मतलब ये होता है सैलरी के अलावा मिलने वाली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो कंपनी एम्प्लॉयज़ को देती हैं। ये बेनिफिट्स कंपनी इसलिए देती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहे, जॉब में सिक्योर फील करे, कंपनी को लॉन्ग टाइम टिके, मतलब रिटेंशन बना रहे उसका, वर्क लाइफ ईजी हो जाए। एक तरीके से सिंपल सा ये मतलब समझ लो, सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड मनी होता है और फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं जैसे एक्स्ट्रा सुविधाएं। और इसके जो टाइप्स होते हैं कि जैसे पहला टाइप होता है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तब भी कंपनी उसको पेमेंट देती है, मतलब सैलरी देती है, पे देती है। जैसे हमारा इसमें भी होता है कि जो फर्स्ट होगा पेड वैकेंसीज, सिक लीव और पब्लिक हॉलीडेज। तीनों में डिफरेंस जान लो। पेड हॉलीडेज पहले जान लो क्या होता है। नेशनल हॉलीडेज जिसमें 15 अगस्त, दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें, इस पे आपको काम नहीं करना होता है पर आपको सैलरी मिलती है इन चीज़ों पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डे के हिसाब से पैसा कट जाता है। और फिर आता है पेड लीव। पेड लीव वो होता है जैसे एनुअल लीव या कैजुअल लीव। ठीक है, इसमें भी आपको पैसा सैलरी मिलती रहेगी, पर पेड लीव जैसे आप बीमार हो गए, सॉरी, ये जैसे हर महीने 2 लीव होती हैं या साल में 30 लीव्स होती हैं, ऐसे करके होता है। ठीक, फिर आता है हमारा सिक लीव, जिसमें होता है सिक लीव में इमरजेंसी भी आती है। ठीक है, इमरजेंसी लीव भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बीमार होने पर जो लीव ली जाती है उसमें सैलरी कट नहीं करी जाती है। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, छुट्टी भी पैसा भी, छुट्टी प्लस पैसा। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय को फ्यूचर सिक्योरिटी कवर देना। जैसे पीएफ आता है, प्रोविडेंट फंड। पीएफ में होता यह है कि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों का मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, ये पैसा एम्प्लॉय के फ्यूचर में काम आता है, रिटायरमेंट या इमरजेंसी में, सेविंग फॉर फ्यूचर। ठीक, फिर आता है हमारा ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी का मतलब होता है लंप ऑफ सम मनी होता है। ठीक, इसका ये और बेसिक से मतलब समझ लो, जो एम्प्लॉय को मिलता है वो कंपनी में लॉन्ग टाइम सर्विस देता है। जनरली 5 साल के लिए होता है, मिनिमम टाइम कितना होता है, 5 साल होता है। इसमें लॉयल्टी रिवॉर्ड भी इसे कहा जाता है। सिंपल भाषा में लॉयल्टी रिवॉर्ड समझ लोगे तो समझ जाओगे कि क्या होता है। इसमें लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि मिनिमम 5 साल, ये 5 साल जब कोई एम्प्लॉयज काम करता है उसको दिया जाता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी इंप्लॉयज को इंश्योरेंस देती है ताकि एक्सीडेंट हो या मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसको रिस्क कवर करके याद रखोगे, कीवर्ड जैसे रिस्क कवर करके याद रखोगे तो इंश्योरेंस याद रहेगा। फिर हमारा थर्ड आता है जिसमें होता है हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स में क्या होता है, इसका मतलब कि हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए, मतलब मेडिकल फैकल्टी या मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें जिम मेंबरशिप भी दी जाती है, फिटनेस इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है डी, सेफ्टी एंड वेलफेयर। सेफ्टी एंड वेलफेयर का मतलब होता है एम्प्लॉय को सेफ और कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट देना। इसमें क्या होता है, कैंटीन जहाँ पे चीप फूड मिले, ट्रांसपोर्ट जैसे ऑफिस से घर तक का पिकअप और ड्रॉप। और फिर आता है हमारा क्रेच में क्या होता है, वर्किंग पेरेंट के बच्चों के लिए केयर फैसिलिटी। ये वुमेन्स के लिए मेनली करा गया था और इसमें मैटर्निटी लीव और मैटर्निटी के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं डे केयर में कि बच्चे को 2 बार फीड कराने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। इसके बाद हमारा ई आता है, ई में हमारा होता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कंपनी एम्प्लॉयज को शेयर या ओनरशिप देती है। इसमें मतलब एक चांस होता है कि कंपनी का वो पार्ट ओनर बन सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मिल जाता है या शेयर्स मिल जाते हैं, उसको कहते हैं। कंपनी ग्रो करे तो एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा या प्रॉफिट होगा। सिंपल मतलब कंपनी ग्रो तो हमारे एम्प्लॉयज का भी बेनिफिट होगा। फिर आता है हमारा मास्टर टॉपिक 7। इसमें वो सारे क्वेश्चंस और टॉपिक कवर करे गए हैं जो कि उसमें नहीं थे हमारे, मतलब जो रिपीटेटिव नहीं थे, ये सिंगल आए थे, वो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जिसमें पहला हमारा आता है केपीआई कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को। इसका मतलब होता है कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फिक्स्ड इंडिकेटर या टारगेट। केपीआई इसलिए यूज होता है ताकि परफॉर्मेंस को क्लियर वे में मेजर करने में इजी हो और एम्प्लॉय को पता होता है कि मुझे कितना अचीव करना भी बाकी है, मतलब जो भी उसके जो गोल्स हो या एम हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसको वहां तक का पहुंचने के लिए अभी क्या क्या करने की जरूरतें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एमबीओ क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एमबीओ से क्या समझते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है और इससे समझना ये होता है मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर गोल्स डिसाइड करते हैं, फिर परफॉर्मेंस को उसी गोल से कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं। एमबीओ का प्रोसेस सिंपल होता है, ये समझ लो, गोल सेट करना, फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड फिक्स होता है, वर्क होता है, रिजल्ट चेक होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर उस पर फीडबैक के बाद हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं।
बेसिकली एमबीए की कोई भी सब्जेक्ट में आप चले जाइए, 2-3 स्टेप्स आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के वही दिखते हैं कि पहले आपको सेट ऑब्जेक्टिव करना है या गोल करना है, उसके बाद फिर उस पर इंप्रूवमेंट करना है, फिर हम टाइम टू टाइम उसे चेक करते हैं कि क्या है, मतलब रिजल्ट चेक करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर फीडबैक आता है, फिर जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है फीडबैक के हिसाब से हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं। आगे आता है डिफाइन एचआरए। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसमें क्या होता है, एचआरए सैलरी का वो पार्ट होता है जिसमें एम्प्लॉय को घर का रेंट मैनेज करने के लिए दिया जाता है। अगर एग्जांपल के हिसाब से समझो, अगर एम्प्लॉय रेंट पे रहता है तो कंपनी उसका एचआरए देती है ताकि रेंट को बर्डन कम किया जा सके, मतलब उस पर उसकी सैलरी पे उतना ज़्यादा खर्चा ना पड़े, तो उसको एचआरए थोड़ा अलग से दिया जाता है, वो सैलरी में थोड़ा कट होकर मिलता है। तो इसमें क्या होता है, टैक्स पॉइंट जैसे होता है वो सिंपल हो जाता है। टैक्स पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा एचआरए होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में थोड़ा इसको छूट मिल जाती है। ठीक, एक तरीके से एचआरए मतलब रेंट सपोर्ट। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े में आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। इस एक्ट का मेन पर्पस ये होता है कि वर्कर को मिनिमम सैलरी गारंटी देनी पड़ती है, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको याद रखने, जो एग्जाम में आता है, तो तैयार रहिएगा। गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट फिक्स करती है, और ये डिपेंड करता है सैलरी और स्टेट, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों इसको कहीं ना कहीं सेट करते हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड दोनों वर्कर पे कवर होता है। फिर आता है नेक्स्ट, एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस देना कंपलसरी होता है, और पेमेंट कैश या बैंक में होती है। सिंपल लाइन में समझो कि मिनिमम वेजेस एक्ट वो होता है जिसमें हम मिनिमम सैलरी जिसको देते हैं वो होता है। फिफ्थ आता है हमारा, मतलब नेक्स्ट आता है फिफ्थ बोल दिया था। सिक्स हमारा क्वेश्चन आता है इनपुट्स टू जॉब एवोल्यूशन। इसमें ये होता है, जॉब एवोल्यूशन का मतलब होता है जॉब की वैल्यू इंपॉर्टेंस डिसाइड करना ताकि सैलरी फेयर सेट हो। मतलब कंपनी ये डिसाइड करती है इस जॉब की वर्थ कितनी है और इसको पेमेंट कितनी मिलनी चाहिए, मतलब पेमेंट इन द सेंस की सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। इनपुट इसका जैसे होता है कि जॉब के एवोल्यूशन जो होते हैं, इनपुट होता है जॉब एनालिसिस होता है, स्किल रिक्वायर्ड होती है, एफर्ट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब एनालिसिस में जैसे देखा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब में काम क्या करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन जीएस, जिसके लिए देखा जाता है कि जॉब में कौन सी क्वालिफिकेशन या स्किल्स की जरूरत है। स्किल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, जॉब में कितनी स्किल्स चाहिए, बेसिक या एक्सपर्ट। एफर्ट्स में देखा जाता है फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट कितना लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा जाता है जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, एग्जाम्पल जैसे कैश हैंडलिंग या टीम हैंडलिंग या डिसीजन मेकिंग। फिर आता है वर्किंग कंडीशन, जॉब इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का काम करने का इन्वायरमेंट कैसा है, गर्म है, ठंडा है, नाइट शिफ्ट है, डे करना है या अर्ली मॉर्निंग एकदम करना है, ये सारी चीज़ें। तो जॉब एवोल्यूशन मतलब वो होता है, सिंपल एक लाइन में समझ लो, सैलरी डिसाइड करने के बेस होता है कि किस बेसिस पे आपको कितना पेमेंट मिलेगा या कितनी सैलरी मिलेगी, ये देखा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स कहीं ना कहीं 10 नंबर के लिए आएगा, 7 नंबर के लिए आएगा ही आएगा, तैयार रहिएगा। आई होप बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी के